प्रिय विद्यार्थियों, पाठ 3 बस की यात्रा नामक व्यंग का अगला पैराग्राफ है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। अर्थात यहाँ लेखक ने उस बस की स्थिति पर व्यंग कसते हुए लिखा है, हास्यास्पद व्यंग कसते हुए लिखा है कि बस देखने में इतना जर्जर और खटारा लग रहा था, लेकिन वो अचानक स्टार्ट भी हो गया। और जब वो उसके अंदर बैठते हैं तो इस तरह से वो बस हिल रही थी कि लग रहा था कि वो इंजन के अंदर वही बैठे हुए हैं। जैसे इंजन के पुर्जे हिलते रहते हैं, चलते रहते हैं, उसी प्रकार वो यात्री भी उसके अंदर बैठकर हिल रहे थे। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। अर्थात जो बस के कांच शीशे लगे हुए थे वो टूट गए थे, और टूटने के बाद से जो थोड़े बहुत हिस्से उसके बचे हुए थे, उस हिस्से से या टूटे हुए कांच से स्वयं यात्रियों को बच के बैठना था वहाँ, क्योंकि अगर हाथ या उंगली वहाँ लग जाए तो कट सकता था। ये स्थिति थी उस बस की या उसके खिड़की और शीशे की। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। यानी वो बस इस तरह से हिल रही थी जैसे सभी लोग इंजन के ऊपर बैठे हों। अगला पैराग्राफ, बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भाग जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। पुनः यहाँ पर लेखक उस बस के बारे में लिखता है, हास्यास्पद रूप में लिखता है, उसकी स्थिति का वर्णन करता है कि किस स्थिति में वो बस है और कैसे वो चल रही है। वो बताता है कि जैसे महात्मा ये उस समय से बस चल रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये बस इतनी पुरानी है जितना कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन चला था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। अर्थात आज़ादी के दौरान, आज़ादी से पहले की बात है, यानी आज़ादी के पहले की ये बस है और अभी भी चल रही है। और उसके सीट की कुछ विशेषताएं लिखता है कि सीट इस तरह से हिल रही थी जैसे मानो कि वो इंजन के ऊपर ही बैठे हों, और जो सीट थी वो बस के अंदर जो है उससे कसी हुई नहीं थी, मेल नहीं खाती थी। कभी वो आगे सरक जाया करती थी, कभी पीछे सरक जाया करती, यानी उसके सब कलपुर्जे ढीले हो गए थे। आगे देखिए, एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। अब इसी दौरान जो है क्या होता है कि बस चलते चलते एकाएक रुक जाती है, तो पता चलता है कि पेट्रोल की टंकी जो है उसमें छेद हो गया है, जिससे पेट्रोल नीचे गिर रहा है, रिसाव हो रहा है। तो ड्राइवर सब उसकी विशेषताओं से या
उसके परिस्थितियों से वो पहले से ही रूबरू था। वो जानता था कि क्या क्या पोजीशन होने वाली है और उस समय मैं क्या क्या उपाय करूँगा। तो पहले से बाल्टी रखे हुए था और वो झट से उतर कर क्या करता है, पेट्रोल को बाल्टी में रख लेता है और बाल्टी के थ्रू पाइप लगाकर जो है पेट्रोल इंजन में भेजता है। और यहाँ पर लेखक कहते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे माँ अपने छोटे बच्चे को दूध की शीशी से उसे दूध पिला रही हो, उस तरह से इसको पेट्रोल जो है इंजन को भेजा जा रहा था, पहुंचाया जा रहा था। अगली पंक्ति है, बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकरा जाएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। अब जब लेखक उस बस में आगे जाता है तो आगे की घटनाओं या अपने अनुभव को इसमें लिखता है कि बस की रफ्तार जो है लगभग 15-20 मील हो गई थी, यानी अब कुछ बढ़ी थी। तो अब जब बस की रफ्तार बढ़ी तो लेखक के मन में डर सताने लगा, कहीं इसका ब्रेक ही ना फेल हो जाए या इसकी स्टीयरिंग जो है वही ना फेल हो जाए, जिससे बस जो है दाएं बाएं ना घूम सके और सीधे जाके जो सड़क के किनारे पेड़ थे उससे न टकरा जाए। तो लेखक को भय हो जाता है। इसलिए लेखक सड़क के किनारे के जो पेड़ हैं उनको अपना दुश्मन मानता है कि अगर इसमें टकराया तो फिर सभी लोगों की जीवन लीला समाप्त। और जब उसे झील दिखती है तो कहीं उसे ऐसा आभास होता है, डर लगता है कि कहीं ब्रेक फेल ना हो जाए और ये बस हम सभी यात्रियों के साथ उस झील में गोते न लगाने लगे, तैरने न लगे। अब देखिए आगे, एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है, यानी इत्तेफाक यानी संयोग की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। यानी अब रात हो गई थी और उस चांदनी रात में जो अभी लाइट अभी वो तेज़ नहीं था, यानी चंद्रमा का प्रकाश भी उस तरह से तेज़ नहीं था जिसमें पूरे तरह से उजाला हो पाए। और उसमें वृक्ष के नीचे वो बस खड़ी थी, जिससे लग रहा था कि कोई वृद्ध जो है थक कर वहाँ बैठ गया हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। यहाँ पे 3 शब्द आपको थोड़े से कठिन लग रहे होंगे। प्राणांत, प्राणों का अंत यानी प्राण निकल जाना, मृत्यु, बियाबान यानी सुनसान, अंत्येष्टि यानी जो अंतिम संस्कार किया जाता है मरने के बाद, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे लेखक कहता है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसका प्राणांत हो जाएगा अब, और इस बियाबान में अब इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, अर्थात इसको यहीं छोड़कर अब हमें पैदल ही जाना पड़ेगा, ऐसी स्थिति न आ जाए। आगे देखिए, हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, अर्थात उसकी जो लाइट, उसका लाइट जो था वो भी अब धीरे धीरे जा रहा था। चांदनी रात में चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी, यानी अब वो चंद्रमा के प्रकाश से जो कुछ दिख रहा था ड्राइवर को, उसी में वो धीरे धीरे उस बस को आगे ले जा रहा था। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो
वह उम्र ही नहीं रही। हाँ, यहाँ पे फिर व्यंग कसते हुए लेखक लिखते हैं कि बस की लाइट भी ख़राब हो गई थी, बहुत धीरे धीरे चल रही थी। अगर सामने से कोई अगर गाड़ी आती उसकी लाइट से, तो ये किनारे, सड़क पर ड्राइवर इसको किनारे कर लेता और रुक जाता और उसे जाने देता। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, अर्थात एक टायर पंचर हो गया, हवा निकल गई। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र करते हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना, उत्सर्ग यानी त्याग की ऐसी भावना दुर्लभ है, बहुत कम देखने को मिलती है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। फिर यहाँ पे लेखक जो है व्यंग कस रहा है। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। अर्थात उसका टायर भी बहुत जर्जर हो स्थिति में था, बहुत पुराना था, घिस गया था। कुछ दूर जाने के बाद से टायर पंचर हो जाता है, यानी हवा निकल जाती है। तो लेखक जो उसके हिस्सेदार थे कंपनी के, उसको कटाक्ष कर रहा है कि बेचारे ये भी उसी भाव के हैं, ये इसका टायर बदलने वाले नहीं हैं। ये नहीं कि अगर पुराना हो गया तो बदल दे, दूसरा नया टायर लगाएं। आगे देखिए, दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेखक को यह आभास हो गया था कि अब बहुत समय लगने वाला है। जो समय निर्धारित था उस समय पर हम लोग पन्ना यानी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। अर्थात लेखक को ऐसा आभास हो गया था, पन्ना क्या, कहीं भी जाने से ऐसा उसे आभास हो रहा था कि कहीं ये बस टकरा ना जाए, खड्डे में कहीं न गिर जाए, या कहीं किसी तालाब में न चली जाए, पेड़ से न टकरा जाए, किसी सामने वाली गाड़ी से न टकरा जाए और हम यहाँ से गोलोकवासी हो जाएं, अर्थात ये लोक छोड़कर दूसरे लोक में चले जाएं, अर्थात मृत्यु न हो जाए। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। अर्थात अब वो इत्मीनान से बैठ जाता है, जो होना होगा होगा, और ऐसे ही सभी लोग हंसी मजाक करके अपनी यात्रा को किसी तरह मंगलकारी बना रहे थे और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे किसी तरह ही ये बस हमें अपने गंतव्य तक, यानी हमें जहाँ जाना है वहाँ तक पहुँचा दे। तो ये आपकी व्याख्या हो गई। आप भी इसे देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। अगर कोई शब्द ऐसे हैं जो आपको कठिन लगते हैं या क्लियर नहीं हो पाए हैं तो आप व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।